नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मोदी ने पहनाया ताज, निशाने पर परिवारवाद। तो क्या है ये ताज जिस पर है निशाना प्रधानमंत्री का? पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने गुरुवार को दिल खोलकर अपनी बात कही। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उन जैसे नेता पीएम मोदी की वजह से सीएम बन पाते हैं। दरअसल मोहन यादव दिल्ली में रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, जहां एक सवाल के जवाब में उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ की। मुखिया मोहन यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही पीएम मोदी का भाव है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। यशस्वी प्रधानमंत्री की दूरंदेशी जो नीतियां हैं उसी का परिणाम है। हमारे जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनता है। मेरे परिवार में कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना के बताया। ऐसे सबका साथ सबका विकास केवल कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं और नए लोगों को भरोसा करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। हर परिवार, हर समाज से लोग जाना चाहिए। एक तरफ सबको साथ लेके चलने का माननीय मोदी जी का भाव, भाजपा का भाव, एक तरफ कुछ पार्टियां एक परिवार से बाहर नहीं आती, तो ये तो लोकतंत्र का मजाक था ना, उनको तमाचा है। पीएम मोहन ने कांग्रेस का नाम लिए बिना हमला बोला तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कहाँ से तय हुए, दिल्ली में के मुख्यमंत्री कहाँ से तय हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री कहाँ हैं, ये सबको सब पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से ही मुख्यमंत्री तय होते हैं। बराबर कांग्रेस की आलोचना कर करके ही जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुँची है। मुद्दा कुछ भी नहीं है, वो मुद्दा सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की आलोचना करो और सत्ता में बने रहो। 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एमपी के मन में मोदी का नारा दिया था, जिसे जनता ने सही साबित किया था। उसके बाद मोदी के मन से मोहन निकले और मध्य प्रदेश के मुखिया बने। अब मोहन यादव ने खुलकर कहा कि मोदी ने पहनाया ताज तो उनके निशाने पर था परिवारवाद। तो ये है पूरा मसला। अब देख लीजिए बंसल न्यूज के सवाल। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान बीजेपी की नीतियों का सटीक आकलन है? दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और रणनीति ही बीजेपी की सफलता का आधार है? और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बीजेपी नए चेहरों को मौका देकर परिवारवाद पर प्रहार करती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप पहले दो सवालों को भले ही राजनीति के गलियारों में उलझा दें, लेकिन ये सही बात है कि बीजेपी ने जितने प्रयोग बीते 10 सालों में लीडरशिप को लेकर किए हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतने प्रयोग कम ही देखने के लिए मिलते हैं। वही पारंपरिक और विश्वसनीय नाम उभरते हैं जो राजनीति में बरसों सक्रिय रहने के बाद एक ख़ास मकाम हासिल करते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस की युवा नेता और स्पोक्स पर्सन रोशनी यादव जी, उनका बहुत स्वागत है। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका स्वागत है। आशीष शर्मा हैं, सीनियर लीडर हैं और बीजेपी के विधायक हैं, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रोशनी जी, आज आपसे ही सवाल लेकर हम पहले आगे बढ़ते हैं। कैसे आप देखती हैं कि लीडरशिप की जब भी बात उठती है तो ये प्रश्न हमेशा होता है कि कांग्रेस प्रयोग नहीं करती। हालांकि जीतू पटवारी जी एक बहुत प्रयोगधर्मी नाम है, लेकिन जब भी मुख्यमंत्री पद की बात आती है तो आपके यहाँ हमेशा खींचतान मंत्री, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी उलझे, उनके चक्कर में टीएस सिंहदेव पीछे छूट गए। 18 में जब आपकी सरकार बनी तो कमलनाथ जी पर ही भरोसा जताया, और बीते जो चेहरे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो तब कांग्रेस में थे वो उलझते चले गए, ऐसा कहा जाता है। आप क्या जवाब देंगे इसको लेकर? जी देखिए, ये मैं मानती हूँ, मैं सभी मेरे पैनल साथियों को नमस्कार और बंसल के दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी जिस बात को लेकर के हमेशा प्रहार करती रहती है, मुझे लगता है कि वो अनावश्यक है। क्योंकि पहले उनको अपने अंदर खाने में और अपने परिवार में झांक करके देखना चाहिए। अगर ये इतने ही परिवारवाद को बढ़ावा ना देने की बात करती है तो मुझे लगता है पहले तो सबसे पहले देश से भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए।
बीआईसीसी के अध्यक्ष अपने बेटे जय साय जी को वो कहाँ से लेकर आए थे? वो उसी परिवार से आते और उनके परिवार से आते। उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है जिसपे हमारे क्रिकेटर गौतम गंभीर जी भी सवाल उठाते हैं। उनको इस बात पर भी जरा सी शर्म नहीं आती, जहां देश के युवाओं का भविष्य बनाया जाता है, जो देश में विदेशों में अपने नाम से सम्मान और गौरवशाली तमगे लेके आते हैं, वहां पे आप केवल परिवार, चूंकि आपके बेटे हैं अमित जय शाह, इसलिए आप बीसीसीआई के अध्यक्ष उनको बना देते हैं। और उसके लिए संविधान को जब दोबारा बनाया जाना होता है तो संविधान को भी ताक पे रख देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा है। मध्य प्रदेश में आ जाइए, आप देखिए सिंधिया जी, विजय राजे माता सिंधिया जी एक भाजपा और संघ परिवार से आती हैं। वहां पे आप देखिए राजस्थान में विजय सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये परिवार कहाँ जाता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमें धोखा दे करके, चूंकि हमारी 2018 में सरकार आती है, सत्ता आती है, लेकिन चूंकि वो कहते हैं कि खुद को जब तक व्यक्ति को कुर्सी ना दी जाए महाराजा लोगों को, तो उन्हें अस्वीकार हुआ था। तो बीजेपी ने किस तरीके से विधायकों को हड़पा और सबने देखा, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अगर मध्य प्रदेश में ये कहते हैं कि हमें एक तोहफा दिया गया है, मैं मोहन जी को सुन रही थी, आपने उनके शब्दों में देखा कि कितना बुझापन था कि मुझ पर एहसान कर दिया है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, मैंने कोई तमगा नहीं लिया है, मुझ पर एहसान करके मुझे जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि तजुर्बे वाले व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो यही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का ये बयान था कि ऐसे मुझे साफ कर दिया गया है जैसे कि गधे के सर पे से सींग गायब कर दिए गए। और कितने नाम देना दूं मैं आपको? पीयूष गोयल जी कहाँ से आते हैं? एक नेता के परिवार से आते हैं। हमने देखा नहीं शिवराज जी के जिस बयान की आप बात कर रही हैं, उन्होंने ऐसी बातें जरूर कही थी कि लोग भीड़ लगाते हैं और जैसे ही आप पद से हटते हैं तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। हाँ, लेकिन अपने लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था जी। कहने का तात्पर्य तो वही है। आप देखिए, मैं तो ये परिवारवाद की लिस्ट बता रही हूँ। राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे उत्तर प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं। पीयूष गोयल जी किस परिवार से आते हैं? कल्याण सिंह जी के आप पूरा बेटा बेटी से लेके आप देखें तो ये मुझे तो नहीं लगता कि इनको ये बात करनी भी चाहिए। मायने उस बात के होते हैं जब अगर वो उस लकीर को पार ना करे, उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि इस पर नहीं बोलना चाहिए, उनको चुप रहना चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ से रोशनी जी का आरोप है कि परिवारवाद की जड़ें वहाँ गहरी हैं और वो आरोप लगाती हैं, तमाम तरह के उदाहरण देती हैं। जय शाह का उदाहरण देती हैं, राजनाथ सिंह जी का, और उनका आरोप है कि ये कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली भाजपा पहले खुद को देखे। बहरहाल राजनीतिक प्रत्यारोप है। मनोज, आप किस तरह देखते हैं राजनीति में परिवारवाद? इसका एक सबसे बड़ा आधार कांग्रेस में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार है, जिसको लेकर बीजेपी को हमेशा मौका मिलता है कि आप हमेशा नेहरू गांधी परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ते हैं। आप किस तरह देखते हैं? डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह की बात की है और बड़ी विनम्रता से ये कहा भी है उन्होंने कि मतलब ये उनका जो आशय था राजनीति से अलग, अगर मैं बात करूं, कि मैं कहीं लाइन में नहीं था लेकिन मेरा नाम आगे बढ़ाकर, मुझे जिस तरह से आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री बनाया, ये नए चेहरों पर प्रयोग करने की बीजेपी की ताकत है। देखिए, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में आज जो दिखाई दिया उसके आधार पर शायद उन्होंने कहा, और वो खुद भी निश्चित रूप से उसी भाव से आए। जब पीछे की सबसे पिछली वाली उसमें बैठी हुई थी लाइन में, मैं खुद उसको कवर कर रहा था तो मुझे याद है, और अचानक जब ये पता लगता है कि वही है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये आश्चर्य करने वाली बात तो है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। दिल्ली को ही हम देखें तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि क्या प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जाट समुदाय से आते जातिगत समीकरणों को भी देखें, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और मुझे लगता है शायद यही उनका कारण बना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, जो जिन नामों को हम देख रहे थे कि परिवारवाद का कहीं वो ना लग जाए, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया। पर ये मानकर चलिए शरद जी, अभी हाल ही में 2 उपचुनाव भी हुए मध्य प्रदेश में। कार्तिकेय चौहान का नाम बहुत आगे था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने उससे परहेज किया कि उनको टिकट ना दिया जाए। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण तो मिल जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देती, और शायद इसी आधार पर। लेकिन आप इससे भी सहमत होंगे मनोज की बीजेपी की ये चुनौती भी बनती है कि आप कई बार योग्य, आखिर कार्तिकेय चौहान की क्या गलती है? आप एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने चुना है, और इसी तरह बहुत रमन सिंह जी के पुत्र हैं, वो पहली बार सांसद भी चुने गए, लेकिन बाद में परिवारवाद के नाम पर बड़ी निर्ममता से या जिस भी तरीके से आप लें किनारे हो जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र हैं, प्रभात झा के पुत्र हैं, और जो तमाम राजनेता हैं उनके पुत्र या पुत्री हैं। क्या उनके लिए बीजेपी हमेशा के लिए डोर बंद कर देगी?
देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमेशा के लिए डोर बंद होंगे, लेकिन इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप परिवार से निकल कर आए तो तत्काल आपके लिए सजी हुई थाली मिल जाएगी, आपको भी उसी दौर से गुजरना पड़ेगा। और ऐसे कोई उदाहरण मुझे अभी हाल में तो ऐसे दिखाई नहीं देते, लेकिन निश्चित रूप से जहां तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों की बात है, तो कांग्रेस एक अलग तरह का दल है और भारतीय जनता पार्टी अलग तरह का दल है। दोनों के बीच में काफ़ी भिन्नता है, वो उस आधार पर चलते रहे। क्योंकि आज हम याद करते हैं, गांधी परिवार की दूरी हुई थी एक बार, उसके बाद क्या स्थितियां बनी थी कांग्रेस के भीतर, जब सोनिया गांधी को लाना पड़ा था। फिर सोनिया गांधी आने के बाद 10 साल तक गांधी परिवार के कारण ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जैसा कहा जाता है। लेकिन निश्चित रूप से उस परिवार का अपना एक योगदान रहा देश के लिए, समाज के लिए। पर परिवारवाद की जब बात होगी शरद जी, तो मुझे लगता है मौका भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा है कहने का, कांग्रेस के पास बताने का कम। निश्चित तौर पर ये बात तो है, नेहरू गांधी परिवार एक बड़ा हमला करने का मंच देता है कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को। लेकिन ये भी सही है कि चाहे सुषमा स्वराज जी की पुत्री हों या फिर साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हों, एक परंपरा से आने वाले जो राजनेता हैं उनके परिवार से अगर कोई आता है, गोपीनाथ मुंडे की पंकजा मुंडे हों, ये तमाम वो चेहरे हैं, क्या इनको भी आप उसी लाइन में जोड़ेंगे फिर, या आप ये कहेंगे कि नहीं हम इनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ये हमेशा दूर रहेंगे इन पदों से? तो ये भी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि कोई व्यक्ति अगर योग्य है लेकिन उसकी योग्यता सिर्फ इसलिए काट दी जाती है कि वो एक पॉलिटिकल घराने से आता है। तो ये एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला तो है, लेकिन यही उसकी उलझन भी है कि अगर वो किसी पॉलिटिकल घराने से बड़े पद पर किसी युवा राजनेता को ले जाती है तो नेहरू गांधी परिवार पर हमला कैसे करेगी? आशीष जी, ये चुनौती भी है आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार से आने वाले राजनेता आपके यहाँ नहीं हैं, लेकिन कई बार ये चुनौती भी बनती है। और अंदर खाने में ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी राजनेता हैं, कल आपके पुत्र या पुत्री में से भी कोई राजनीति में आना चाहे और बहुत योग्य हो और उसने 10-12 साल मेहनत की हो, लेकिन उसको रोक दिया जाए कि नहीं साहब परिवारवाद है, आप नहीं चलेंगे। जी, इतना विस्तार इसलिए हुआ है क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है। आज कई राज्यों में हमारी सरकार है और आज देश की राजधानी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। निश्चित ही जब बच्चे को बाल्यकाल से माँ के पेट से ही किसी विचारधारा को देखने का मौका मिलता है तो उसके अंदर उस पार्टी के संस्कार और विचारों का प्रभाव होता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की जो पद्धति है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नीचे से होते हुए कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाता है, उसकी योग्यता को देखकर उसे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन एक सामंतवादी और एक राज परिवार की सोच ये होती है जिसमें राजा का बेटा राजा बनता है, राजा की संतान को स्वतः सब कुछ राजपाट मिल जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आंतरिक लोकतंत्र भी है, निसंदेह इससे इनकार नहीं कि जिसके माता पिता, जिसके पूर्वज पार्टी के प्रति अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनके बेटा बेटी भी, उनके परिवार के सदस्य भी पार्टी के विचारों के प्रति समर्पित होंगे ही होंगे। लेकिन जब हम एक लोकतांत्रिक संगठन के रूप में काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो जनता की पसंद नापसंद भी एक कारण बनता है किसी नेता को आगे जाने का और पीछे हटने का। आशीष जी, यही एक बड़ा सवाल है, यही एक बड़ा सवाल है। आखिर राहुल गांधी अगर चुने जाते हैं तो वो मनोनयन नहीं होता उनका, या प्रियंका गांधी अगर चुनी जाती हैं तो मनोनयन से नहीं चुनी जाती हैं, या इंदिरा गांधी भी पहले चुनी गई तो मनोनयन से नहीं चुनी गई। जब ये जनता की अदालत तय करती है कि कौन चुनाव जीता, तो इसमें परिवारवाद कहां और कितना आड़े आता? देखिए शरद जी, योग्यता जो है वो सर्वथा स्वीकार्य होती ही है। योग्य अगर कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, जनता उसको चुनती है, सदन में भेजती है, तो स्वाभाविक है कि जन भावना का सम्मान सभी राजनीतिक दल करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को तो इस आधार पर बड़ा पद दे दिया जाए कि वो अमुक राजनीतिक परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो मैं इसे उचित नहीं मानता। आज भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है, जन जन तक, एक एक छोटी छोटी समाजों तक, समाज के हर वर्ग तक भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, तो उसका कारण यही है। आम कार्यकर्ता को लगता है कि यदि मेरे अंदर योग्यता है, मेरे अंदर क्षमता है, तो मैं भी एक दिन बड़े पद तक पहुंच सकता हूं, और इसलिए आज इस तरह का नेतृत्व आपको देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं है कि आशीष जी को भी मैं किसी बड़े पद पर देखूं, क्योंकि संभावनाएं आपके लिए भी उतनी ओपन अप हैं बीजेपी में। ये
भाई साहब, मुझे भरोसा है मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर। मेरी क्षमता देखकर जो काम उनको उपयुक्त लगता है वो संगठन मुझे दे रहा है, और मैं इस काम को कर भी बहुत प्रसन्न हूँ। जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना, क्षेत्रवासियों की विकास की प्रतिबद्धताओं को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारा संगठन हमारे बारे में तय करने का अधिकारी है। जी जो आदेश देगा वो सिरोधार्य होगा। जी देखिए रोशनी जी, यही एक बड़ा सवाल है कि आप चौथी पंक्ति में बैठे हों, कल आशीष शर्मा भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है कि अचानक उनका नाम लिया जाता है। किसने सोचा था कि दिल्ली की भाग्य रेखा रेखा जी के हाथ में ही लिखी हुई है। सब बड़े बड़े नाम बता रहे थे कि ये होगा वो होगा, और नेहरू गांधी परिवार की छाया से कांग्रेस का मुक्त होना, ये अर्जुन सिंह जी भी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिस दिन ये छाता जिसका नाम नेहरू गांधी परिवार है ये कांग्रेस के सर से हटा तो फिर कांग्रेस बिखर जाएगी। ऐसे थॉट क्यों होते हैं? क्या नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चल सकती है? मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से नेहरू और गांधी परिवार ने ही इस देश की नींव को रखा है और गढ़ा है, और संविधान को भी रचा गया है। तो संविधान में जो निर्माता के रूप में जो उच्च काम कर सकते हैं ऐसे लोगों को जगह भी दी गई है। और ये गांधी परिवार की बात करते हैं तो मैं सम्मान के साथ और फक्र के साथ कहती हूँ कि ये वही गांधी परिवार है जिसने अपनी माता को, दादी को और पिता की शहादत को, इस देश को, इस कांग्रेस को खून से सींचा है। और ये वही, मुझे लगता है कि इनको आरोप लगाने में बहुत आनंद आता है। जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बताया तो ये भारतीय जनता पार्टी कहते नहीं थकती कि मौन मंत्री है, मौन प्रधानमंत्री है, मौन प्रधानमंत्री। ये वही मौन प्रधानमंत्री है जो प्रेस मीडिया से कभी नहीं डरते थे, जो है हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होते थे, और मुझे लगता है एयरप्लेन में चलते चलते भी देते थे। आज प्रधानमंत्री किस बात से डरते? और ये जो प्रधानमंत्री, ये देखिए, मुझे लगता है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री घोषित किया जाना था तो तमाम टीवी चैनल में कि देखिए ये कोई अचानक और असंभव बात नहीं है अगर कोई नया नाम आ जाता है, क्योंकि हमें मुखौटा देना है। दिल्ली की सरकार और सत्ता, चाहे वो मध्य प्रदेश की कमान हो, चाहे वो राजस्थान की कमान हो, चाहे दिल्ली की कमान हो, ऐसे तमाम राज्यों की कमान हो, वो कहां से नेतृत्व और कहां से बटन दबा के चालू होती है या नेतृत्व करती है। अगर आज मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री दिए हैं, अगर वो इसका नेतृत्व बेहतर कर पाते तो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं पहुंचता, आज वो कर्जे में नहीं डूबता। आप देख रहे हैं कि आज किस तरीके से कर्जा बढ़ गया, फिर आगे भी 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रहे हैं। और मैंने तमाम इनके भी परिवार में, अगर इस तरीके से परिवारवाद पे जो है बयानबाजी करने लगे तो इनको शर्म करनी चाहिए कि इस भारत देश की बेटियां जो मेडल लेके आती हैं, जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ती हैं, इनके वही सांसद पे जब आरोप लगता है तो उनके बेटे को जो है प्रतीक भूषण को ये टिकट दे देते हैं। तो ये किस दूध के धुले और किस तरह की बातें करते हैं, मुझे तो शर्म आती है और हंसी आती है इन पर। जी, तो रोशनी जी का कांग्रेस की तरफ से ये भी गंभीर आरोप है, वो ये भी कह रही हैं कि ये चेहरे मुखौटे होते हैं। ये भी उनका आरोप है कि रिमोट केंद्र के हाथ में होता है। निश्चित तौर पर जब भी आप एक नया चेहरा लाते हैं, जिसके क्रिकेट की भाषा में मैं कहूं कि जिसके पिछले रिकॉर्ड आपको नहीं नज़र आते हैं कि कितने शतक हैं, कितने अर्धशतक हैं, तो ऐसी बातें होती है। लेकिन टाइम मिलना चाहिए, और टाइम मिलता है तो वो सामने भी आते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर बीजेपी में, जैसा कुश्ती वाला प्रकरण उठाया रोशनी जी ने, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कई जगह आप भी उलझते हुए दिखते हैं। तो बीजेपी के लिए ये मसला क्या आगे जाकर इतना सेलेबल इशू बना रहेगा? देखिए, बीजेपी के पास जो नजर आता है सर जी, एक मैकेनिज्म है, वो ये समझते हैं कि यदि आगे जाकर ये मसला बनता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल समिट में शामिल होने आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए प्रोग्राम बन जाता है कि वो विधायक और सांसद से बात करने वाले, तो इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? मुझे लगता है इसके पीछे जितना मैं समझ पाता हूँ भारतीय जनता पार्टी को यही होगा कि एक बार कोऑर्डिनेशन जिसकी जरूरत है, यदि कहीं आपके मन में कोई बातें हैं, विधायक के मन में, तो वो बातें प्रधानमंत्री समझ लें, यदि सांसद के मन में है तो वो बातें समझ लें, यानी कुछ चीज़ें निकल के भी आती तो उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर वो सब चीज़ें ठीक है। गांधी परिवार, मैंने पहले भी कहा, गांधी परिवार के बिना तो कांग्रेस की कल्पना अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि बीच में इस दौर को देखा है। पर परिवारवाद कुछ हद तक बीजेपी में दिखाई दिया, पर उसके तार कुछ अलग है, उसको करने का तरीका अलग है। जैसा मैं कार्तिकेय की बात कर रहा था, नरोत्तम मिश्रा के बेटे लगातार लाइन में हैं, आप तमाम सारे नाम ले रहे थे, उन नामों का जिक्र मैं डबल से नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जगह स्थान भी मिला। ऐसा नहीं है कि काम करने वालों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम आप आकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी अतिरिक्त दबाव अपने ऊपर ले रही है ये बराबर ये बात कह के? क्योंकि कल जाने अनजाने में, और योग्यता तो आपको देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल घराने के जो लोग होते हैं, ये माइलेज उनके पास होता है कि वो अपने परिवार में जब राजनीति देखते हैं
तो वो उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ कर चलते हैं। लेकिन ये इशू अगर यहाँ पर हुआ तो बीजेपी एक प्रेशर भी ले रही है जी। देखिए प्रेशर भी ले रही है, लेकिन मास्क कहाँ से तैयार करेंगे आप? एक बड़े मास्क के बीच में आपको जाना है, तो बताने के लिए मुझे लगता है बीजेपी के पास ये बड़ा कारण है, जिसके कारण शायद कर रही होगी। मोहन यादव की बात कर लें, उमा भारती की बात कर लें, मध्य प्रदेश में ही हम देखें शिवराज सिंह चौहान साहब की बात कर लें, ये लोग सब वो हैं लगातार काम करते रहे, काम का प्रतिसाद मिला है। कुछ जगह जैसे हम यदि राजस्थान की तरफ जाते हैं, भजन लाल का जिक्र करते हैं, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम दिन पहले वो जुड़े, उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री बन जाते। कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जो चुनौती बनेगी आगे ये भी चलकर। बीजेपी के लिए जरूरी है कि जितने नए चेहरे आपने उतारे हैं, क्या वो नए चेहरे आपकी अपेक्षा पे खरे उतरे हैं? चाहे मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें या फिर आप गुजरात चलें जिनकी जगह पटेल जी आए हुए हैं, तो ये जो तमाम बातें हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप नया नया कर तो रहे हैं, लेकिन ये नया जो है ये 9 दिन ना हो, 100 दिन चले। 3 दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था, एक नए मैकेनिज्म की आपसे बात कर रहा था कि कोई नया प्रभारी बन सकता है। मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा है कि आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन भी हो, जो नए लोग बनाए और वो कितना बेहतर कर पाए, तो शायद बीजेपी उस लाइन पर काम कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भीतर भी कि कई बार बहुत ज्यादा प्रयोग भी चिंता का विषय भी बनते हैं और मुश्किल भी बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी लीडरशिप की जो लाइन है वो बहुत संगठन के मजबूत भट्टी में तप कर 24 कैरेट का सोना बनकर निकलती है। और मोहन जी भी उसी पीढ़ी से हैं, चौथी पीढ़ी है हालांकि, लेकिन वीडी शर्मा जी, मोहन यादव उस पीढ़ी के हैं। लेकिन मोहन जी, वीडी शर्मा जी के बाद की पीढ़ी की अगर मैं बात करूं जो 25 से 40 साल की है, माफ़ कीजिएगा, उस पीढ़ी के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या वो संगठन की इस भट्टी से तप कर निकली है जिससे शिवराज जी, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तमाम बड़े नेता, और उसके बाद आलोक शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, रामेश्वर शर्मा जी, ये लोग निकले हैं। क्योंकि फिर आधार आपका जो है फिर वो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगा डगमगाता है। आशीष जी, आप भी उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे को भी देखा है कि 2 जोड़ी धोती और कुर्ते और बहुत सरलता से फ्रेम पर टिका हुआ एक सस्ते फ्रेम पर टिका चश्मा और पूरे समय पार्टी की चिंता। अब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े जलवे हैं, इसके बीच में ये 25 से 40 साल की पीढ़ी है और कल यही पीढ़ी बड़े बड़े पदों की दावेदार होगी। आशीष जी, समय काल और परिस्थिति के अनुसार साधन बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा विचार नहीं बदला है। हम जिस विचार को लेकर 1952 से काम प्रारंभ किए थे, उसी विचार के अंतर्गत आज की पीढ़ी भी काम कर रही है। एक राजनीतिक दल के रूप में तकनीक से जुड़ना हमारे लिए आवश्यक है और हमने तकनीक का प्रयोग करके इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। डिजिटली मेंबर बनाए हैं, वर्चुअली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष तक प्रतिमाह संवाद करते हैं। और इसलिए नई भारतीय जनता पार्टी को नए समय के अनुरूप बनाए रखना, ढालना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जब पुराने और वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करते हैं तो उनकी कार्य पद्धति को सीखते हैं। हमने कार्य पद्धति नहीं बदली है। कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन, विचार आधारित संगठन आज भी समाज में काम कर रहा है और इसीलिए हम इतना विस्तार कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की बातों को सुना जाता है, रखा जाता है और सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस पार्टी में किसी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, इस पार्टी में किसी बड़े नेता से संपर्क की आवश्यकता नहीं है, यदि हमारे अंदर योग्यता होगी तो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी ही। और यही जो विभिन्न निर्णय हुए हैं उनसे सिद्ध हुआ है। लेकिन बीजेपी की चुनौती निश्चित तौर पर यह गहरी है कि एक तरफ 70 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी पाठशाला कुशाभाऊ ठाकरे और उसके पहले जो दिग्गज नेता रहे हैं, जो संगठन के वीर रहे हैं या जो नींव के पत्थर रहे हैं, उनसे हुई है। और उसी को आधार बनाकर करीब करीब 55 साल के आसपास की उम्र वाले अमित शाह जी हैं, जिन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को बहुत देखा है और विचार को आत्मसात किया है। और आशीष जी भी उसी पीढ़ी के हैं। लेकिन मैं फिर ये सवाल बीजेपी के सामने भी रख रहा हूँ और दर्शकों के सामने भी, क्या 25 से 40 साल की पीढ़ी ये जानती है कि संगठन गढ़े चलो का नारा कितना महत्वपूर्ण है? क्या पंच निष्ठाओं से ये पीढ़ी बखूबी वाकिफ है? क्या ये पीढ़ी अंत्योदय दर्शन को समझती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ये जानती है और धारा प्रवाह उस पर बोल सकती है? क्या उसकी अभिरुचि है? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कांग्रेस में यही हुआ था, कुछ लम्हे गलत हुए, उन लम्हों ने इतनी बड़ी चुनौती पैदा की कि आज कांग्रेस उसकी कीमत चुका रही है। बीजेपी बहुत ताकत से आगे बढ़ रही है, लेकिन संगठन की अपनी ताकत
और संगठन की उस पवित्रता और पारदर्शिता को अगर वो अक्षुण्ण रखेगी, इंटैक्ट रखेगी, बरकरार रखेगी, तो निश्चित तौर पर वो अनचैलेंजेबल बनी रहेगी। उसकी चुनौती से पार पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। बहुत धन्यवाद रोशनी जी, आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और